श्वसन तंत्र, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर में जिस तंत्र द्वारा श्वसन का कार्य होता है उसे कहते हैं क्या? श्वसन तंत्र। ठीक है, फिर से समझो इसको, हमारे शरीर में जिस तंत्रों द्वारा श्वसन का कार्य होता है उसे कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सहायक अंग जैसे नाक, नासागुहा, श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम आदि ऐसे अंग मिलकर के श्वसन का कार्य करते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे अंग हैं जिस अंगों के बारे में आइए हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, श्वसन तंत्र क्या है? तो जिस तंत्र द्वारा कहा गया तो हम लोग श्वसन तंत्र को पहले बनाएं। देखिए ध्यान दीजिए, श्वसन तंत्र किस तरह से होता है, इस तरह से पहले इसको बनाया जाए। ठीक है, इस तरह से है, मान लो। ठीक है, ये नाक से है शुरू, नाक से शुरू कर दे हम लोग इस तरह से। ये फेफड़ा बन रहा है। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? डायफ्राम है। ठीक है, ये डायफ्राम है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलते क्या है? नाक। क्या बोलते हैं? नाक। और इसको बोला जाता है नासा गुहा, नासा गुहा। और ये आपको इस जो देखे इसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, ये है श्वास नली। और इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बोला जाता है क्या आपका? फेफड़ा। और ये आपका क्या है? डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अंग हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान से, इस तरह से इसमें है कुछ रुधिर वाहिनी, इस तरह से हम लोग बना दे। इसमें जो कूपिकाएं वगैरह होती हैं हम लोग उसके बारे में भी डिटेल बात करने वाले भी हैं। ठीक है ना, चलो इस तरह से मान लो ये आपका है। ठीक है, देखिए तो ये आपका श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र। इधर वाला भी क्या है? फेफड़ा, इसको लिख दो। दो फेफड़े होते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ होते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, हम लोग जब श्वसन करते हैं, श्वास लेते हैं तो क्या होता है? ऐसे ना, और फिर बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं। और सांस हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट सांस रोक करके देखो। चलो सांस रोको सभी लोग, पता चल जाएगा कितना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है श्वसन कार्य। सांस रोको। रोके रहो, रोके रहो, उसको रोके रहो। चलो चलो चलो, बस करो बस करो। हाँ ठीक है ठीक है, सांस छोड़ो भाई, सांस छोड़ो, नहीं तो क्या पता तो लोग मर और जाओगे तो फिर बाद में होगा कि सर जी श्वसन तंत्र पढ़ाते समय बच्चों की सांस रखो और बच्चे, हाँ चलो सांस छोड़ो। अच्छा अब समझ में आएगा, जब सांस को रोके तो सांस को रोके तो हम लोग क्या बता, एक घुटन जैसा हो रहा था ना, समझ में आ रहा ना? तो मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि श्वसन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब श्वसन की प्रक्रिया जो थी हम लोग देखो इस तरह से वायुमंडल से वायु को क्या करते हैं, ऐसे अंदर की तरफ। अच्छा जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं इस तरह से ऐसे, तो देखो हम लोग की जो छाती क्या होती है,
फूल जाती है। इसमें हवा भर जाता है, जैसे गुब्बारा देखे ना, गुब्बारे में हम लोग फूंकते हैं मुंह से तो हवा भर जाता है, तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है ना। सेम वैसे ही हम लोग का जब श्वसन करते हैं, अर्थात अंदर की तरफ जो श्वास को लेते हैं, तो वायु यहाँ से नाक से होते हुए, श्वास नली से होते हुए इस तरह से फेफड़े में आकर भर जाती है, ठीक है। और उस समय क्या होता है, डायफ्राम नीचे जाता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करने वाले, अभी ध्यान दीजिएगा, इसको पहले समझिए एक एक करके। देखिए, तो यहां पर हम लोग जब श्वसन करते हैं तो ये होता है नाक। क्या होता है ये नाक। नाक का सामना वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं नथुना। क्या बोलते हैं, नथुना। उसमें ध्यान से देखे होंगे आप लोग, कुछ बाल जैसे होते हैं, रोमटे देखे है ना। हाँ, वो देखो, ध्यान दो, ये रोमटे जैसे होते हैं इस तरह से, नाक के इस तरह से इस वाले भाग में कुछ रोमटे जैसे होते हैं। ये इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग श्वास को अंदर की तरफ खींचते हैं तो उस वायु में धूल मिट्टी के कण जो होते हैं उसको अंदर जाने से रोकने का काम करते हैं। कौन, वो जो रोमटे होते हैं। आया समझ में। चलो देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ये पहले समझा जाए इसको। इसमें रोमटे होते हैं, क्या होते हैं, रोमटे। और यह जो होता है वायुमंडल में, जो वायु में मिली धूल मिट्टी की कण होती है, ये उसको क्या होता है, अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसी के बीच यहां पर ना होता है क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां से, जिसको बोलाता है श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है ना, श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। श्लेष्मा झिल्ली का काम पता है क्या होता है, यह हमारे नाक में जो होता है ना, गंध का अनुभव कराता है। क्या कराता है, गंध का अनुभव। अगर कहीं अभी देखो जाओ, शादी विवाह में अक्सर होता है, कोई परफ्यूम मार के इस तरह से आया, तो हम लोग कहते अरे कौन है भाई इतना बढ़िया परफ्यूम लगा के, समझ आया ना, इस तरह से। वो किसका, उसका अनुभव कौन कराते हैं, नाक। नाक में जो यही होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, यही गंध का अनुभव कराती है। अच्छा, कहीं हम लोग गए होते हैं किस तरह से, कहीं कुछ सड़ा वड़ा होता है, कुछ ऐसा गंदा वगैरह जो आता है स्मेल उसकी, तो कहते हैं अरे जल्दी भागो यार, नाक को दबाते और भागते वहां से। मतलब कुल मिला जुला कर क्या है, नाक में जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, क्या करता हुआ, गंध का अनुभव कराता है। क्लियर हो गया। साथ ही यह जो है वायुमंडल से जो वायु होता है उसका तापमान हम लोगों के शरीर के तापमान के बराबर बनाता है। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को पता है कि हम लोग के शरीर का तापमान कितना भाई, कितना है, 37 अंश सेल्सियस है। अगर मान लो ठंडी का मौसम जैसे है, तो ठंडी के मौसम में सीधी सी बात है कि बाहर का तापमान तो शरीर के तापमान से कम ही होगा। जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम होगा और वह वायु जो है जब हम लोग श्वसन करेंगे, तो श्वसन के समय नाक से नासा गुहा तक पहुंचेगी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते, नाक से नासा गुहा तक पहुंचते पहुंचते जो वायु है ना भाई, वह वायु का तापमान हम लोग के शरीर के तापमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मान लो जैसे कि ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में बाहर का तापमान मान लो कि 20 अंश सेल्सियस है। कभी कभी देखो ठंडी में हम लोग का 10, 5 माइनस भी चला जाता है कहीं कहीं की जगह का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि बाहर का तापमान 20 अंश सेल्सियस है और ये वायु का तापमान इतना है, लेकिन यहां तक आते आते कितना होना चाहिए, हम लोग के शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसको कितने अंश सेल्सियस ताप की जरूरत पड़ेगी, 17, क्योंकि 17 अंश सेल्सियस ताप इसको मिलेगा तभी जाकर के यहाँ नासा गुहा तक 37 अंश सेल्सियस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए जब ये वायु पहुंचती है तो श्लेष्मा झिल्ली, ये श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, तो इस वायु जो होती है ना श्लेष्मा झिल्ली से तापमान का अवशोषण करती है, तापमान को अवशोषित करती है, और उतने तापमान को अवशोषित करती है जितना यहाँ पर आते आते वायु कितने अंश सेल्सियस होता है, हम लोग के शरीर के तापमान के बराबर होता है। मतलब कि ये ताप का नियमन भी करती है, कौन, श्लेष्मा झिल्ली। अक्सर देखो ठंडी के मौसम में जुकाम उकाम जो होता है लगभग ज्यादातर तापमान परिवर्तन कारण होता है भाई। देखो जब ठंडी के मौसम में भी देखो अक्सर जुकाम खांसी होता है सबको, हाँ। जैसे ठंडी के मौसम में क्या होता है कि बार बार वायु जब इससे जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रभावित हो जाती है, श्लेष्मा झिल्ली जो होती है प्रभावित होती है, और उस छिद्र से जब वायु जाता है तो उसमें सूजन आती है जिससे वो छिद्र छोटा होता है। जब छिद्र छोटा होता है तो उससे वायु क्या होती है, बहुत कम मात्रा में जाती है।
जब कम मात्रा में जाती है वायु तो वहां पर नाक से सांस नहीं लिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं बोल मटे समय हमका जोखाम हरे ले हैं, हाँ ऐसा होता है ना? अच्छा कुछ लोग नाक से नहीं, मुंह से सांस लेते हैं भाई। अब नाक से नहीं फरियाएगा भाई, किससे? मुंह से सांस लो, क्योंकि वहां पर तो जो नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो सिकुड़ गया था, तो उसमें से वायु नहीं जा रही है, मुंह से लोग श्वसन करते हैं। अच्छा फिर कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा लगाओ स्नेक पदार्थ जिससे फिर खुल जाता है, कहते हाँ आप सही है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन का समझ में आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वायु जो है यहां से, ध्यान दीजिए, वायु नासा गुहा से होने के बाद फिर इस तरह से यहां से होते हुए श्वास नली से होते हुए आती कहां पर? फेफड़े में आती है। तो फेफड़े में यहां पर ये जो कूपिका उसका होती इस प्रकार से, इसके भीतर जो होती है, जहां पर यह इस तरह से फेफड़े के भीतर, तो यहां पर इनमें क्या होता है कि वायु सोखने की क्षमता होती है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये वायु को अवशोषित कर लेते हैं सब। उसके बाद जो होता है, ये हम लोग को पता है कि श्वसन के समय हम लोगों को कौन सी गैस चाहिए होती है भाई? ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। लेकिन पूरे वायुमंडल में क्या ऑक्सीजन गैस है? नहीं, इसमें तमाम प्रकार की गैसों का मिश्रण है। धूल मिट्टी के कण हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम प्रकार की सब गैसों का मिश्रण है। तो जब हम लोग श्वसन करते हैं, अंतः श्वसन, अंदर की तरह जब सांस लेते हैं ना भाई, तो वह वायु जो होती है नाक के द्वारा सब मिश्रण ही चली जाती है। लेकिन चाहिए क्या हम लोग? केवल ऑक्सीजन गैस चाहिए, केवल ऑक्सीजन गैस चाहिए। हाँ हम लोग जानते हैं केवल हम लोग को कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, पूरी गैस का मिश्रण पूरा इस फेफड़े में भर जाती है। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग के जो रुधिर से जब उसका संपर्क होता है उस वायु का, तो उस रुधिर में जो पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का वर्णीय पदार्थ, जिसको बोलते हैं क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, इसका बहुत बड़ा कार्य होता है हम लोग के शरीर में। सभी लोग को पता है, सभी पदार्थों का परिवहन यही करता है हीमोग्लोबिन। कोई पूछे रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है उस वायु के मिश्रण से क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को अवशोषित करके सभी भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस प्रकार, इसके आगे का कि ये श्वसन का कार्य किस तरह से होता है। ठीक है।